नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये दृष्टि आईएएस करंट अफेयर्स टुडे का वार्षिकी 2021 का पूरा डिस्कशन सीरीज चलेगा, जो कि पूरे के पूरे फरवरी माह तक डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा हमारा जो आईएएस पीसीएस विशेष का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें इस बुक के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है। बात करते हैं फ़िलहाल इस बुक की। तो इस बुक में जो है जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का संकलन है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं। देखिए, बुक आपके पास अनिवार्यता होनी चाहिए। बुक आपके पास होगी तो आप 3 बार इस डिस्कशन को देख सकते हैं। देखिए, एक बार लेक्चर से, दोबारा बुक से और तीसरी बार लेक्चर से आप इसको आसानी से 3 बार कवर कर सकते हैं। दूसरी बात, यह बुक सिर्फ और सिर्फ सिविल सेवा परीक्षाओं यानी कि आईएएस पीसीएस या फिर यूँ कहें कि यूपीएससी और अन्य पीसीएस परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए यह बुक उतनी महत्वपूर्ण नहीं होने वाली है। तो देखिए, बुक में पूरे के पूरे या सभी के सभी करंट अफेयर्स को जो पिछले वर्ष के थे उनको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की, जो कि है संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम। क्योंकि पूरी की पूरी बुक को हम लोग कई पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कई चैप्टर भी जो है 1, 2 या फिर बड़े चैप्टर हैं तो 3 पार्ट में आपको मिलेंगे। डेली आपको इसका एक लेक्चर मिलेगा। आप लोग कहीं पर से भी लेक्चर को मिस मत करिएगा। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा लाइक करते चलिएगा। चलिए, बात करते रहे थे हम लोग पहले चैप्टर की संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम की, जहाँ पर हमारा आज का पहला टॉपिक और इस पूरे डिस्कशन का पहला टॉपिक है अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति या फिर यूँ कहें कि पीएमएसएससी प्रोग्राम। ठीक है, यह पीएमएसएससी का फुल फॉर्म है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट। सबसे पहले इसको डिस्कशन करने से पहले या कंटेक्स्ट जानने से पहले यह जान लीजिए कि मैट्रिक यानी कि इसमें एम का क्या मतलब है। ठीक है, कई लोग जानते हैं और कई लोग नहीं जानते हैं, तो दोनों के लिए बता दूं। जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि मैट्रिक हम लोग हाई स्कूल स्तर अथवा हाई स्कूल को ही हम लोग क्लास 10th अथवा एसएससी बोलते हैं। ठीक है, तो यह बात क्लियर हो गई आपको कि मैट्रिक का मतलब क्या होगा, हाई स्कूल या फिर 10th या फिर एसएससी। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब बात की गई है पीएमएसएससी की जो बात हो रही है, यानी कि ये जो पी है यह बात करता है पोस्ट की। पोस्ट यानी अर्थ होता है इसका हिंदी में बाद। किसके बाद? तो मैट्रिक के बाद। यानी कि जो भी बात होगी हमारी यहाँ पर या जो भी स्कॉलरशिप का यह प्रोग्राम है, यह हाई स्कूल के बाद का है। ठीक है, हाई स्कूल से पहले का नहीं है, न कि हाई स्कूल का है। हाई स्कूल के बाद क्या इस प्रोग्राम के बारे में बात की गई है। ठीक है, यानी कि क्लास 10 के बाद जब भी हम 11वीं कक्षा में जाते हैं, वहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में यह पूरी पीएमएसएससी प्रोग्राम बात करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंटेक्स्ट की। तो देखिए, 23 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीईए यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इसकी एक बैठक हुई और इसमें फैसला लिया गया कि अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक शेड्यूल कास्ट के छात्रों को लाभ पहुंचाया जाएगा पीएमएससी प्रोग्राम के तहत। ठीक है, शॉर्ट में आपको बताता हूं, निश्चिंत रहिए। देखिए, कहा गया यह जब पीएमएसएससी को लेकर के सीसीईए की बैठक हुई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, तो उसमें तय हुआ कि आने वाले 5 वर्षों में लगभग 4 करोड़ छात्रों को या फिर 4 करोड़ अनुसूचित जाति के छात्रों को इस पीएमएसएससी प्रोग्राम के तहत लाभान्वित किया जाएगा अथवा उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह तो पूरा का पूरा इसका कंटेक्स्ट था। ठीक है, दूसरी चीज़ बात करते हैं पीएमएसएससी प्रोग्राम की कि यह कैसा प्रोग्राम है, या फिर अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रोग्राम के बारे में हम लोग देखते हैं कि यह किस प्रकार का प्रोग्राम है। तो देखिए, यह एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सीएसएस है, या फिर हम इसे कहते हैं केंद्र प्रायोजित योजना। क्या होता है केंद्र प्रायोजित योजना, बताइए जरा तो। प्रायोजित है यह। ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना क्या होता है जरा बताइए तो देखिए, केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र सरकार का कुछ हिस्सा होता है और कुछ हिस्सा होता है राज्यों का। एक अन्य स्कीम होती है, केंद्रीय स्कीम होती है या फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोला जाता है उसको। उसमें संपूर्ण 100% योगदान जो होता है उस पर जितनी राशि खर्च होती है या फिर जो भी उसमें अन्य चीज़ें खर्च की जाती हैं उस योजना को चलाने के लिए, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वह
केंद्र की रहती है। ठीक है, इसके अलावा एक स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम भी चलता है या फिर स्टेट स्कीम भी चलता है। बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर CSS या फिर PMSSC प्रोग्राम की, जो कि एक CSS यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो है कुछ हिस्सा राज्यों को और कुछ हिस्सा केंद्र को देना पड़ता है, यह तो हमने देखा। तो अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत कितना हिस्सा केंद्र को और कितना हिस्सा राज्यों को देना होगा? तो इस PMSSC प्रोग्राम का जो भी खर्च होगा या फिर स्कॉलरशिप की जो भी राशि होगी उसका 60% केंद्र सरकार खर्च करेगी और शेष 40% जो है वह राज्य सरकारें अपना योगदान देंगी। ठीक है, यह चीज़ क्लियर हो गई। कुल खर्च की अगर बात करें, हालांकि कहीं पे भी पूछा नहीं जाएगा, तो अगले 5 वर्षों में 59,048 करोड़ कुल इन्वेस्ट करने की बात की गई, जिसमें केंद्र का हिस्सा 35,534 करोड़ और बाकी अन्य राज्यों का खर्च रहेगा। ठीक है, फिलहाल इसको हटाइए ना, इसको आप लोग याद करिए। ठीक है, बात करते हैं यह योजना कब से कब तक के लिए है। तो अगले 5 वर्षों के लिए, यानी कि 2020 चल रहा था ना, 23 दिसंबर को तो 2020 था, तो अगले 5 वर्ष यानी कि 2025-26 तक के लिए यह बात कही गई है। ठीक है, यहाँ देखिए 2020-21 से लेकर के 2025-26 तक की यह बात की गई है PMSSC प्रोग्राम में के तहत 4 करोड़ छात्रों को लाभान्वित करने की। ठीक है, उद्देश्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ छात्रवृत्ति देना तो नहीं। देखिए, उद्देश्य यह है इस योजना का कि अगले 5 वर्षों के अंदर अंदर जो है SC ST या SC की, ST की तो बात बाद में कर लेंगे हम लोग। देखिए, अगले 5 वर्षों के अंदर अंदर जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनका सकल नामांकन अनुपात या फिर यूँ कहें कि GER जो है वह राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाए। अब भैया ये GER राष्ट्रीय स्तर पर कितना पहुंच जाए, तो अभी कितना है यह GER? तो देखिए, जो अभी का सकल नामांकन अनुपात है, सकल नामांकन अनुपात मैं आपको बता देता हूँ, GER बिल्कुल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है, यह डिफिनीशन नहीं है। देखिए, करते क्या है ना, हाई स्कूल के बाद जो है वह अनुसूचित जाति के बच्चे, चूँकि कमज़ोर वर्ग के हैं ज़्यादातर बच्चे, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे या फिर ज़्यादातर बच्चे जो है वह कमज़ोर वर्ग से आते हैं, कुछ अच्छे और उच्च श्रेणी या फिर मध्यम श्रेणी के अंतर्गत भी आते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे हैं वह कमज़ोर वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जाति के बच्चे। तो ये हाई स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कुछ हाई स्कूल के बाद तो कुछ 11वीं या फिर 12वीं की परीक्षा के बाद इनको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने में असुविधा होती है। इस कारण यह क्या करते हैं, पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो यह आगे की या फिर उच्च स्तर की शिक्षाओं के लिए स्वयं को इनरोल नहीं कर पाते हैं। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मान लीजिए 100 बच्चा जो है वह हाई स्कूल पास करता है अनुसूचित जाति का। ठीक है, 100 बच्चा अनुसूचित जाति का हाई स्कूल को पास करता है, SC लिख देता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन हाई स्कूल के बाद 11वीं या 12वीं की परीक्षा को देने के लिए या फिर 11वीं कक्षा में अपने आप को, अथवा यूँ कहें कि पॉलिटेक्निक में अपने आप को इनरोल कराने वाले बच्चों में अनुसूचित जातियों के इन 100 बच्चों में से मात्र आते हैं अगर अभी वर्तमान GER की बात करूँ तो मात्र जो है 17.2 कर रहा हूँ, 23 बच्चे जो है, 100 में से 23 बच्चे ही जो है अपने आप को विभिन्न हाई स्कूल के बाद विभिन्न अन्य उच्च स्तरीय परीक्षाओं में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। बाकी अन्य बच्चे, शेष बच्चे जो है वह अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। हालांकि इस पढ़ाई को छोड़ने के विभिन्न कारण होते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारक होता है यह पैसा। ठीक है, पैसे का अभाव या फिर उनका अपने परिवार में या फिर परिवार की आजीविका में योगदान देना। ठीक है, कि या फिर परिवार के भरण पोषण में अपना योगदान आगे देना। उनको लगता है कि अब आगे पढ़ाई करना मुश्किल है, पहले परिवार को देखा जाए। ठीक है, तो फिलहाल इसको साइड में हटते हैं। ठीक है, थोड़ा इमोशनल पॉइंट आप हटा दीजिए। केंद्र सरकार का यहाँ जो उद्देश्य है इस अगले 5 वर्षों में GER को जो है, अनुसूचित जातियों के GER को राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने का। ठीक है, तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय स्तर का GER है वह है, जो GER है नेशनल लेवल का, यहाँ पर मैं GER-N लिख दे रहा हूँ, वह है कुल 26.3%। 2018-19 की मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान डाटा इकोनॉमिक सर्वे में आया है, फिलहाल मैंने नहीं देखा है। ठीक है, जबकि SC ST कास्ट का कितना था, यह था 23% SC का, और ST का है GER
वह 17.2% है। तो इस 23% को ले जाना है सरकार को 26.3% तक। ठीक है, हालांकि जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि लगभग GER को 34% तक बढ़ाने की बात करता है। ठीक है, तो उसको आप लोग अभी देखिएगा या फिर आगे हमको यहीं पर डिस्कशन में मिलेगा, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 34 के आगे भी बात वहाँ की गई, लगभग 50 की बात की जाती है धीरे धीरे। तो इस क्रम को हम वहाँ पर समझेंगे और अच्छे से। यह जो आंकड़ा था यह 2018-19 का था, जो अभी मैंने आपको बताया फिलहाल। और इस योजना में कुछ नहीं, हाँ एक चीज़ और है कि इसका भुगतान किस माध्यम से किया जाएगा, क्या छात्रों को बार अकाउंट में दिया जाएगा, तो हाँ डायरेक्ट उनके अकाउंट में DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके खाते में छात्रवृत्ति दे दी जाएगी। और यह DBT जो है आधार इनेबल्ड होगी, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली का प्रयोग इसमें किया जाएगा। ठीक है, एक अन्य चीज़, अब योजना तो हो गई, अब बात करते हैं इसकी निगरानी की। तो देखिए पूरी की पूरी योजना को निगरानी तंत्र के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, इस यानी कि इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी योजना की। तो वह किस प्रकार से की जाएगी, पहला तो सोशल ऑडिट। ठीक है, थर्ड पार्टी द्वारा एक वार्षिक मूल्यांकन भी होगा। ठीक है, उसके अलावा थर्ड पार्टी यानी आप और कुछ लोगों को मिला करके, जैसे आप लोग हो गए, आप सबको मिला करके एक कमेटी बना दी जाएगी। ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो आप सभी को मिला करके एक कमेटी का गठन कर दिया गया और यह कमेटी जा करके उस विद्यालय या उस संस्थान का मूल्यांकन करेगी जहां पर या फिर जिन संस्थानों के विद्यार्थी इस PMSSC अथवा यूं कहें कि अनुसूचित जातियों के लिए जो मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रोग्राम है इसके तहत लाभान्वित हो रहे हैं। तो उन संस्थानों का आप लोग या फिर जो थर्ड पार्टी होगी वह वार्षिक मूल्यांकन करेगी। इसके अलावा जो संस्थान होंगे यह स्वयं से भी, ठीक है, यह स्वयं से भी प्रत्येक 6 महीने या यूं कहें कि अर्धवार्षिक स्तर पर, अर्धवार्षिक समय पर अपना स्वतः मूल्यांकन करेंगे और जो भी रिपोर्ट आएगी उसको आगे केंद्र सरकार को प्रेषित कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसमें इतना ही है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए इसमें सेंट्रल विस्टा क्या है। ठीक है, कंटेक्स्ट अभी हम बाद में जानेंगे, सेंट्रल विस्टा को जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पुनर्विकास को तो बाद में देखेंगे। तो यहाँ देखिए सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत जो है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के भवन आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो राष्ट्रपति भवन है वह आ जाता है, यहाँ देखिए मेन राष्ट्रपति भवन है वह आ जाता है, संसद भवन आ जाता है, इंडिया गेट आ जाता है और अन्य जो भी राष्ट्रीय अभिलेखागार, ठीक है, जिस क्षेत्र में स्थित हैं उसे, उन सभी को सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा कहा जाता है, जिस नहीं इस होगा। ठीक है, इसका तात्पर्य है इंडिया गेट से लेकर के राजपथ तक जो भी विभिन्न जो है सरकारी संग्रहालय या अभिलेखागार हैं, अथवा संसद भवन हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक आदि जो चीज़ें हो गई राष्ट्रीय अभिलेखागार की, वे सभी जो है आती हैं सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत। ठीक है, अभी तक मेरे ख्याल से कई लोग यह जानते होंगे कि सेंट्रल विस्टा सिर्फ और सिर्फ संसद भवन को बोला जा रहा है, तो नहीं, संसद भवन की बात होती तो सिर्फ और सिर्फ संसद भवन को ना बोल देते। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों को बता दिया गया कि सेंट्रल विस्टा है क्या। अब इसके पुनर्विकास की बात हो रही है। ठीक है, देखिए कंटेक्स्ट जानिए इसका। तो देखिए 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना या फिर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया। ठीक है, यह एक, इसमें इस पूरे सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत जो है त्रिकोणीय संसद भवन का एक परिसर भी बनेगा। ठीक है, फिलहाल जो इसमें कुल संसद सदस्य बैठ सकते हैं उनकी संख्या होगी 1224। यह 1224 में 888 सांसद तो लोकसभा में बैठेंगे, इसके अलावा 384 सांसद जो है वह राज्यसभा में बैठेंगे। ठीक है, वर्तमान में कितनी क्षमता है सदन की, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, दोनों सदनों की अलग अलग और संयुक्त रूप से। ठीक है, तो यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में लोकसभा कक्ष में कितने सांसद अधिकतम रूप से बैठ सकते हैं या फिर राज्यसभा में अधिकतम कितने सांसद बैठ सकते हैं, यह आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। देखिए थोड़ा बहुत इसमें इंडिया गेट से लेकर के जो राष्ट्रपति भवन जाने वाला सड़क है, राजपथ जिसको बोला जाता है, उसमें भी परिवर्तन को प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो पुराना संसद भवन होगा उसका प्रयोग जो है संग्रहालय के रूप में कर दिया जाएगा, या फिर लोगों को देखने ताकने के लिए, या फिर आप जाइए भ्रमण करिए और चले आइए, अथवा अन्य कहिए कि अन्य संवैधानिक गतिविधियों के लिए, या फिर
जो भी मीटिंग वगैरह होगी उन सब के लिए उस पुराने संसद भवन का जो वर्तमान में है अभी, ठीक है, वर्तमान में जो संसद भवन है इसका उपयोग जारी रहेगा। ठीक है, तो देखिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में या फिर इसके इतिहास के बारे में। ठीक है, सेंट्रल विस्टा के इतिहास के बारे में, जो कि वर्तमान का सेंट्रल विस्टा है हमारा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक आदि अन्य विभिन्न राष्ट्रीय अभिलेखागार आते हैं, उनके बारे में। तो देखिए दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद राजपथ के आसपास जो है इस सेंट्रल विस्टा के भवनों का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसका निर्माण का उत्तरदायित्व एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिया गया था। मुख्य डिजाइनर थे एडविन लुटियंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं परिसीमन आयोग की। तो परिसीमन आयोग के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है। देखिए हाल फिलहाल में जो है एक संस्था है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कह रहा हूँ, प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन। ठीक, या फिर इसको शॉर्ट में कहा गया PMF। ठीक है, यह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर यूँ कहें कि NGO है, अथवा सीधे सीधे अगर हिंदी में बोला जाए तो एक गैर सहकारी संस्था है। ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव कारपोरेशन बोल दीजिए आप लोग या फाउंडेशन बोल दीजिए। ठीक है, जिसका नाम है प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन। इन्होंने अपना एक सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? चूँकि राष्ट्रपति के नाम पर है तो सुझाव इनका पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सुझाव क्या दिया था? तो इन्होंने कहा था कि अगला जो परिसीमन होगा उसके अंतर्गत जो है राज्यों की सीमा निर्धारित करने के लिए 2031 की जनगणना के अनुसार एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिए और जनसंख्या के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करनी चाहिए। किसको? परिसीमन आयोग को। ठीक है, यह सुझाव किसने दिया? यह सुझाव तो उस संस्था ने दिया था, प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन या फिर PMS संस्था ने सुझाव क्या दिया था परिसीमन आयोग को लेकर के, कि जो अगला परिसीमन आयोग वर्ष 2031 की जनगणना के बाद गठित किया जाएगा ना, उसको जनसंख्या के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करनी चाहिए। एक अन्य बात, परिसीमन आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए राज्यों को छोटे राज्यों में विभाजित कर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जाना चाहिए। यह 2 सुझाव दिए गए थे इस PMS फाउंडेशन के द्वारा अगले परिसीमन आयोग के कार्यों को लेकर के। ठीक है, और आपको शॉर्ट में बताता हूँ, तो इन्होंने बताया कि जो ये राज्य है ना, यह मान लीजिए, यह पूरा मान लीजिए, एक फिर से बनाता हूँ, मान लीजिए कि यह पूरा भारत है, इसके अंतर्गत यह विभिन्न राज्य हैं। ठीक है, कुछ लोग इसमें रह रहे हैं, कुछ लोग इसमें रह रहे हैं, कुछ लोग एक राज्य और बना देते हैं इसमें रह। तो इन्होंने कहा कि जो परिसीमन आयोग 2031 के बाद गठित किया जाएगा वह जो है राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करेगा। पहले इस प्रकार थे, अब इस प्रकार हो जाए राज्य। ठीक, राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करेगा। किस आधार पर? तो जनसंख्या के आधार पर। मान लीजिए यहाँ 5 लोग रह रहे थे, A B C D और E, यहाँ पर 2 लोग A और B रह रहे थे, यहाँ पर 6 लोग रह रहे थे A B C D E F। तो उन्होंने कहा कि ऐसा विभाजित कर दो कि सभी को जो है बराबर बराबर जनसंख्या प्राप्त हो जाए। 3 लोग 5, अगर 3 लोग यहाँ पर रहें तो 3 लोग यहाँ पर रहें, 3 लोग यहाँ पर रहें। ठीक है, फिर से बना दे रहा हूँ, 3 लोग को हर जगह रहना चाहिए और इस आधार पर जैसे ही 3 लोग पूरे हों तो उस राज्य को अलग से गठित कर देना चाहिए। मतलब सिंपल भाषा में और कहे तो छोटे छोटे राज्यों के रूप में गठन करने की बात करता है यह PMF फाउंडेशन, और यह सुझाव देता है कि ऐसा कहना या फिर ऐसा सुझाव दिया जाना चाहिए परिसीमन आयोग के द्वारा। ठीक है, छोटे छोटे राज्यों का गठन जनसंख्या के आधार पर। PMF फाउंडेशन की सिफारिश, सीधे सीधे आप यह समझिए। ठीक है, चलिए, ये तो इन्होंने सुझाव दे दिया। अब बात कर लेते हैं परिसीमन आयोग के बारे में। तो देखिए अभी यहाँ देखेंगे हम लोग, वर्तमान परिदृश्य को भी देखेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग परिसीमन आयोग के बारे में। है क्या यह परिसीमन आयोग? तो देखिए, जब भी आप संविधान का अनुच्छेद नंबर 82 पढ़ेंगे या फिर आर्टिकल 82 पढ़ेंगे तो वहाँ एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम को लागू किया जाएगा संसद के द्वारा, या फिर यूं कहें कि सिंपल भाषा में देखते हैं, संसद जो है वह
परिसीमन अधिनियम को लागू करेगी। ठीक है, कहाँ पर यह बात कही गई है? आर्टिकल 82 में। और परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है या परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति करता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, अब इसकी संरचना कौन सी होती है या फिर परिसीमन आयोग में और कौन कौन होता है? तो देखिए, परिसीमन आयोग के अंदर जो इसका अध्यक्ष होता है वह सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस होता है। यहाँ देखिए, परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह सुप्रीम कोर्ट का कोई एक अवकाश प्राप्त या फिर यूं कहें कि रिटायर्ड जस्टिस होता है। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य सदस्य होते हैं उनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त या ठीक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई एक निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त। संबंधित कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? जिन राज्यों का परिसीमन किया जाना है उन राज्यों से संबंधित उन राज्यों के एक निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो गई। कितने सदस्य होंगे? 3। कौन कौन से? तो उच्चतम न्यायालय इसकी अध्यक्षता परिसीमन आयोग की करता है। उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड अथवा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। ठीक है, और सदस्यों के रूप में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर निर्वाचन आयुक्त द्वारा कोई एक अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है। और तीसरा होता है जिस राज्य का परिसीमन किया जाना हो उस राज्य से संबंधित कोई एक निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, कोई एक नहीं, उस राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है वह उसमें शामिल होता है। ठीक है, यह तो हो गई सारी बातें इधर उधर की। अब भैया इस परिसीमा आयोग का काम क्या है? तो देखिए, परिसीमन आयोग अथवा परिसीमन करने का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह जनसंख्या में हुए बदलावों के बाद भी सभी नागरिकों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो ऐसा करना होता है। ठीक है, वास्तव में परिसीमन का कार्य सिंपल आपको बताता हूँ। पहले वहाँ पर भाषा पर मत चलिए, पहले साधारण रूप में समझिए। देखिए, परिसीमन आयोग का जो कार्य होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर जनगणना हो गई। पहले इस प्रकार का विधायकीय क्षेत्र था, ऐसे ऐसे 10 लाख यहाँ पर वोट दे रहे थे, 10 लाख यहाँ पर वोट दे रहे थे। 10 साल बाद जनगणना होती है। ठीक है, मान लीजिए 2001 के बाद 2011 में जनगणना होती है। यहाँ पर नागरिकों की संख्या बढ़ गई, यहाँ पर नागरिकों की संख्या बढ़ गई। मान लीजिए यह संख्या बढ़ करके हो गई 15 लाख और यह जनसंख्या बढ़ करके हो गई 13 लाख। ठीक है, यह लोग फैमिली प्लानिंग को लेकर अवेयर थे तो इनकी जनसंख्या कम बढ़ी, यह लोग अवेयर नहीं थे तो इनकी जनसंख्या, या फिर यह कहें कि ये लोग जो है इस राज्य के लोग जो है थोड़ा कम अवेयर थे। ठीक है, तो इनकी जनसंख्या थोड़ी बढ़ गई। अब एक नेता यहाँ से निकलेगा, उसके अंदर 15 लाख लोग हैं, या 15 लाख लोगों को जो है लोगों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति कर रहा है और एक व्यक्ति जो है वह 13 लाख लोगों का नेतृत्व कर रहा है। मान लीजिए ए और बी, तो बी तो जो 13 लाख लोगों का नेतृत्व कर रहा है, ए 15 लाख लोगों का। बी के लिए काम आसान होगा थोड़ा सा, ए के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इन 13 लाख लोगों को बी तक अपनी बात पहुंचाने में थोड़ी आसानी होगी, जबकि ए के पास जो है 2 लाख अतिरिक्त लोग आ जाएंगे। तो परिसीमन आयोग करता क्या है? यहाँ पर आएगा, गठित होगा, परिसीमा की जाएगी इसकी और वह विभाजित कर देगा। ठीक है, अब एक यहाँ से घटा दिया, एक यहाँ पर जोड़ दिया, 14 लाख हो गए। ए के पास भी 14 लाख लोग, बी के पास भी 14 लाख लोग। 14 लाख लोगों को भी एक प्रतिनिधि मिल गया और अन्य ए के पास भी 14 लाख लोग हो गए, बी के पास भी 14 लाख हो गए। दोनों का बराबर हिस्सा हो गया। अब इन लोगों का प्रतिनिधित्व समान रूप से सुनिश्चित किया, और यह काम किया किसने? यह काम किया परिसीमन आयोग ने। ठीक है, देखिए, परिसीमन आयोग की जो सिफारिशें होती हैं वह बाध्यकारी होती हैं। ठीक है, यह आप लोग दिमाग में अपने रख लीजिए। परिसीमन आयोग की जो सिफारिशें होती हैं वे बाध्यकारी होती हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर भी गठित होता है और राज्य स्तर पर भी इसका गठन किया जाता है। ठीक है, बाकी आइए अन्य चीज़ें देखते हैं। देखिए, जनसंख्या के देखिए यहाँ पर देखिए परिसीमन का उद्देश्य क्या है? तो परिसीमन का उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलावों के बाद भी सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। ठीक है, उसके अलावा जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का उचित विभाजन करना, ताकि प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान किया जा सके। और एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ कि अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए
आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। यानी कि किस राज्य या किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के कितने विधायक होंगे, इसका निर्धारण भी परिसीमन आयोग ही करता है। ठीक है, अब देखिए संरचना के बारे में हमारी बात हो गई, कार्य इसके क्या थे अभी हमने देख लिया। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक अधिनियम की बात की गई है, अगर आप लोगों को थोड़ा रुचि दिख रही तो मैं बता दूं। देखिए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का कार्य भी जो है, या फिर सीटों के आरक्षण की सिफारिश जो है, वह भी परिसीमन आयोग ही करता है। देखिए परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 की धारा 9(1) के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों की संख्या के आधार पर आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, छोटी सी बात थी, धारा आपको याद करना नहीं था, क्योंकि आप लोगों को धारा दिख रही होगी ना तो थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा हो कि छूट रहा है क्या। चलिए बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट की। तो देखिए यहाँ पर बात की गई, हमारा जो अगला टॉपिक है वह है पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है क्या यह, पहले इसको समझिए। ठीक है, इसको समझने से पहले कई और कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे दक्षिण सहयोग आ जाएगा या फिर कुछ अन्य चीज़ें आ जाएंगी। चलिए वहाँ पर बात करेंगे, पहले इसका कंटेक्स्ट जान लीजिए। देखिए जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने पीपीडी यानी कि पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा आयोजित इंटर गवर्नमेंटल या फिर इंटर मिनिस्ट्री कहेंगे इसको, ठीक है, अंतर मंत्रालयी सम्मेलन को डिजिटल रूप से संबोधित किया। किसने, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने। कौन है जरा बताइए तो। चलिए छोड़िए, मत याद रखिए, कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, देखिए है क्या अब यह पार्टनर्स इन डेवलपमेंट पॉपुलेशन, इसको जानते हैं हम लोग। ठीक है तो देखिए पीपीडी को जो है जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1994 में प्रारंभ किया गया था, काहिरा प्रोग्राम एक्शन को लागू करने के लिए। ठीक है, इतना हो गया। काहिरा प्रोग्राम को लागू करने में सहायता हेतु एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 10 विकासशील देशों ने एक अंतर सरकारी गठबंधन तैयार किया था पीपीडी के रूप में। यानी कि पीपीडी क्या है, वह एक अंतर सरकारी संगठन है। आरंभिक रूप में 10 विकासशील देशों ने इसका गठन किया था। कब किया था, वर्ष 1994 में। ठीक, वे 10 विकासशील देश कहाँ के थे, तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की। एक चीज़ मैंने यहाँ छोड़ी है, ठीक है, अब उसके बारे में बात करेंगे। क्या छोड़ी है, तो देखिए दक्षिण सहयोग की बात की गई है यहाँ पर। देखिए यह एक अंतर सरकारी फंड है, पहल है पीपीडी, जिसके गठन का उद्देश्य विशेष रूप से प्रजनन, स्वास्थ्य, जनसंख्या और विकास के क्षेत्र में दक्षिण सहयोग या फिर साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। ग्लोब उठाइए अपना या फिर मैप की तरफ थोड़ा नज़र डालिए। ठीक है, बात की गई है दक्षिण सहयोग की। अफ्रीका यहाँ पर हो गया, अमेरिका यहाँ पर हो गया, अफ्रीका यहाँ पर हो गया, एशिया का क्षेत्र ऐसे हो गया। ठीक, नीचे ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया। तो दक्षिण जो है वह पारंपरिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में गिने जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि ये जो है तीसरे विश्व के रूप में या थर्ड वर्ल्ड के रूप में इनको जाना जाता है, या गुलाम देश रहा करते थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं दक्षिण की। तो देखिए शब्दावली तो यह एक ऐतिहासिक है, कोई ऐसा जो है महत्वपूर्ण शब्दावली नहीं है कि मतलब कि हाँ मतलब ये गजट में आया है या फिर संयुक्त राष्ट्र ने यह जो बोलता है, संयुक्त राष्ट्र के उसमें है, एजेंडा में है दक्षिण सहयोग, ये सब ऐसा कुछ नहीं। यह एक ऐतिहासिक शब्दावली है, सिंपल, जिसका प्रयोग जो है वह पढ़े लिखे लोग या फिर नीति निर्माताओं द्वारा किया जाता है, जो इस पूरे रीजन के विकास की बात करते हैं। ठीक है, वास्तव में इन्होंने किया क्या कि जो दक्षिण सहयोग है उसके अंतर्गत जो है टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ नॉलेज की शेयरिंग की बात करता है, जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है। ठीक है, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी और नॉलेज यानी कि ज्ञान के साझाकरण की बात करता है। ठीक, पश्चिमी क्षेत्रों का हुआ क्या, उन्होंने तो अपना विकास कर लिया और अब वह ज्ञान देने को या टेक्नोलॉजी देने के बदले कीमत चाहते हैं। उन्होंने अपना विकास हालांकि इन्हीं के आधार पर किया, ठीक है, इनका दोहन करते हुए किया, कुछ ने इनका जो है नैतिक रूप से क्या कहते हैं प्रत्यक्ष दोहन ना करके प्राकृतिक रूप से दोहन किया, वह सब अलग बातें थी। लेकिन अब वह जो है अपना विकास कर चुके हैं, तो वह टेक्नोलॉजी देने के बदले इनसे कीमत चाहते हैं। तो इन्होंने अपना एक
संगठन बना लिया, या फिर यूँ कहें कि संगठन यह नहीं है, ऑफिशियल संगठन नहीं है कोई तरीके का, या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सिंपल इन्होंने अपनी एक पढ़ाई लिखाई की भाषा में कहे तो दक्षिण दक्षिण सहयोग नाम का एक स्टेटमेंट यूज़ किया, या फिर एक शब्दावली यूज़ करना शुरू किया। उसमें बात की कि भैया जो मेरे पास ज्ञान है, जो भारत के पास है, वह अफ्रीका को भी दे देंगे, जो अफ्रीका के पास है वह भारत को दे देंगे, या फिर जो इन दोनों के पास नहीं है और अमेरिका के ब्राज़ील के पास है तो ब्राज़ील इन दोनों को दे देगा, जो इन दोनों के पास है वह ब्राज़ील को ये दोनों दे देंगे। ठीक है, ज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात की गई। विकासशील देशों के बीच में ज्ञान और टेक्नोलॉजी या फिर नॉलेज और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान की बात करता है दक्षिण दक्षिण सहयोग। इसको एक अन्य नाम ग्लोबल साउथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बस सिंपल इतना आप समझिए, इतना ही आवश्यक है। ठीक है, इसके अंतर्गत भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, आसियान आदि सबके आदि सारी कंट्रीज काउंट की जाती हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात साउथ साउथ कोऑपरेशन की और पीपीडी की। पीपीडी का काम क्या है, तो पीपीडी विशेष रूप से जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बात करता है, जनसंख्या और विकास के क्षेत्र में विकास के बारे में बात करता है। ठीक है, जो कि एक अंतर सरकारी संगठन भी है या फिर अंतर सरकारी पहल है यह पीपीडी। देखिए, काहिरा प्रोग्राम जो है वह 189 या फिर 179 देशों द्वारा समर्थित किया गया था, और यह देशों के अंदर और उनके बीच, ठीक है, बात करें अगर भारत की तो भारत के अंदर भी और भारत और चीन के बीच भी, चीन ले लीजिए, थोड़ा सा अपना चीन हटा दीजिए, भूटान ले लीजिए, ठीक है, भाई अपना दोस्त है, भारत और भूटान के बीच भी बात करता है सहयोग की। इसके अलावा भारत के अंदर भी और भूटान के अंदर भी सहयोग की बात करता है यह काहिरा कार्यक्रम। ठीक है, किस प्रकार के सहयोग की बात, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर प्रजनन स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन या फिर फैमिली प्लानिंग के अनुभवों का आदान प्रदान कर विकास को बढ़ावा देने की। ठीक है, या फिर विकास को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की। ठीक है, किनके बीच, देशों के बीच भी या देशों के अंदर भी और देशों के बीच में भी। मान लीजिए ये ए और बी हैं तो इनके बीच भी और इनके अंदर भी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग के लिए एक तंत्र बनाने की बात करता है यह काहिरा प्रोग्राम, जो कि लगभग नहीं 179 देशों के द्वारा समर्थित भी है। ठीक है, फिलहाल पीपीडी के जो सदस्य देश हैं वह लगभग 27 विकासशील देश हैं। ठीक है, और भारत भी इसका एक देश है। इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। चलिए बात कर लेते हैं पीपीडी के अंतर मंत्रालयी सम्मेलन या फिर वर्तमान जो कंटेक्स्ट या फिर जो हम जिसके कारण इतनी सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पीपीडी का जो यह अंतर मंत्रालयी सम्मेलन हुआ, एक सेकंड पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, यह जो अभी वर्तमान का पीपीडी का सम्मेलन हुआ वर्ष 2020 का, जिसके लिए आज हम यह पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर जिसका संबोधन जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा किया गया, डिजिटली रूप से यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। किसके द्वारा, तो पीपीडी, चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड या फिर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा संयुक्त रूप से यह पीपीडी का सम्मेलन डिजिटली रूप में आयोजित किया गया था, जिसको संबोधित किया था हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी हैं उनके द्वारा। तो इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत ने जो है अपनी 2019 की नैरोबी शिखर सम्मेलन में जाहिर की गई प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि किया। ठीक है, कहा कि हम जो है प्रतिबद्धता की पुष्टि का अर्थ क्या होता है, कहा कि हम जो है भैया अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं। ठीक है, मतलब हमने जो बात कही थी हम उसी पर कायम हैं। इसके अलावा उसमें निरंतरता की बात भी कही गई भारत के द्वारा। यह नैरोबी पीपीडी का जो शिखर सम्मेलन हुआ था यह हुआ था वर्ष 2019 में, और उस समय भारत ने कहा था कि वह जो है सार्वभौमिक स्वास्थ्य को लेकर के कार्य कर रहा है। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए कार्य कर रहा है। साथ ही साथ हो गया ना परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, उसमें हो गया। ठीक है, किसमें, सार्वभौमिक स्वास्थ्य में। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर कम होगी, यह हो गया आपका किसमें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया। ठीक है, तो यह सारी बातें कही गई भारत के द्वारा, वही जो अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो भारत ने अपनी बातों को कहते हुए कहा
कि भारत ने 2017 से ही, ठीक है, भारत की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है उसमें ही स्वास्थ्य देखभाल को बनाने के लिए या स्वास्थ्य देखभाल की आकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जो है जीडीपी का 2.5% करने की बात कही है। ठीक है, किसमें? अपने नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में ही बता दिया था कि जो उसका उद्देश्य है वह है 2.5% करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में। ठीक है, इसके अलावा गर्भनिरोधकों को बढ़ाना, गर्भनिरोधकों के उपयोग को बढ़ाना, साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग के लिए जो सेवाओं की पहुंच है उनको बढ़ाना और गुणवत्ता में सुधार भी करना। ठीक है, इन सब के बारे में भी बात कही गई भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए, भारत द्वारा जो है अपने सुमन कार्यक्रम के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 70 से कम जो है वह मातृ मृत्यु दर को प्राप्त करना है। ठीक है, यह सुमन कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। ठीक है, इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को की गई थी। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ही यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? 2030 तक जो मातृ मृत्यु दर है उसको जो है कम करके 70 तक लाना। ठीक है, यह उद्देश्य है हमारा सुमन कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, मातृ मृत्यु दर होती क्या है? तो प्रत्येक 1 लाख पर जो माताएं मरती हैं, ठीक है, 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या को बोला जाता है मातृ मृत्यु दर। ठीक है, एक कैलेंडर वर्ष या फिर एक वर्ष के अंदर अंदर, ये नहीं कि कभी से कभी गिन लिया, 2018 से 2017 तक गिन लिया, नहीं, एक कैलेंडर वर्ष के अंतर्गत मरने वाली 1 लाख जीवित जन्मों पर मरने वाली माताओं की संख्या को बोला जाता है मातृ मृत्यु दर। ठीक है, तो इसी के साथ साथ थोड़ा सा शिशु मृत्यु दर भी जान लीजिए। तो शिशु मृत्यु दर होता है 1000 जीवित जन्मों पे मृत होने वाले बच्चों की संख्या को बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, एक ही वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, एक वर्ष में 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से मर गए शिशुओं की संख्या को बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, और 1 लाख में जो माताएं मरती हैं 1 लाख जीवित जन्मों पे उनको बोलते हैं मातृ मृत्यु दर। दोनों ही एक ही वर्ष के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ठीक है, तो यह तो हो गई सारी बातें। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जो है महिलाओं के प्रति हिंसा अथवा लिंग आधारित हिंसा पर भी भारत सरकार द्वारा जो संबोधन किया गया अथवा कहा गया कि उनके द्वारा इसके लिए भारत कठोर कानून लगातार बना भी रहा है। ठीक है, कुछ और खास नहीं। डिजिटल स्वास्थ्य के बारे में बात की गई कि मतलब कैसे आसानी से और गुणवत्तापूर्वक हम जो है पहुंच रहे हैं लोगों तक, उनके बारे में भी इसमें बात की गई है। ठीक है, हमारे पीटी के लिहाज से यह सब चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिलहाल लेक्चर कुछ ज़्यादा लंबा हो गया और टॉपिक कुछ छोटे रहे, थोड़ा और जल्दी चलने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक अन्य चीज़ छूट गई है हमारी, उसको देख लेते हैं। वो परिसीमन आयोग में जो मैंने बोला लास्ट में, जो वर्तमान परिदृश्य है उसके बारे में बात करूँगा। तो देखिए, वर्तमान में जो है जो परिसीमन लागू है उसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि 2002 में 84वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें कहा गया कि वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक लोकसभा और राज्य विधानसभा क्षेत्रों की परिसीमा पर रोक रहेगी। ठीक है, तो 2026 के बाद पहली जनगणना कब होगी? 2031 में ही तो होगी, हर 10 साल पर होती है। तो 2031 तक जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की परिसीमा पर रोक लगी हुई है 84वें संविधान संशोधन 2002 के बाद से। ठीक है, यह तो हो गई एक चीज़। और दूसरी चीज़, जो वर्तमान परिसीमा बनी हुई है, मतलब कि भाई आपकी विधायकी क्षेत्र ये है, आपका क्षेत्र ये है, आपका क्षेत्र है, इसमें विधायक रहेंगे, इसमें विधायक रहेंगे, इसमें विधायक रहेंगे, आपका एमपी का क्षेत्र या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अथवा सांसदी का क्षेत्र इतना रहेगा, एक सांसदी का क्षेत्र इतना रहेगा। यह डिसाइड किया गया था वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, वर्तमान जो परिसीमाएं हैं वह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई हैं। और लोकसभा और विधानसभा के सीटों की संख्या, मतलब यह तो क्षेत्र डिसाइड कर दिया गया और लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है वह डिसाइड की गई वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें छूटी थी हमारी, यह भी कंप्लीट हो गई। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। दूसरी चीज़, शाम तक आपको हिस्ट्री का लेक्चर और वह आईएएस विशेष कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।